नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, जिसमें खबरों के पीछे की असल खबर तक पहुंचने का प्रयास होता है। तमाम खबरें देखते हैं जो आज सुर्खियों में रही हैं और जो बड़ी हैं। सबसे पहले शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली में आज आला कमान के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने मंथन किया और यह माना गया कि 23 को लेकर रणनीति का यह फर्स्ट स्टेप था। एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान इस मीटिंग के बाद किया गया है। कुछ दावे भी हुए हैं। देखें पूरी खबर। आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। इस बैठक में 2023 के चुनाव पर रणनीति बनी। सभी मंत्री और प्रदेश सचिवों ने अपना पक्ष रखा, साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर जोर दिया। बातचीत सबने की। हमारे तीनों सचिव लोग भी मौजूद थे और बहुत अच्छी तरह से विस्तार से चर्चा हुई। अपने सीनियर नेताओं को छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले काफी मजबूत है। साल 2023 में कांग्रेस चुनाव में अपनी इस लीड को बरकरार रखना चाहती है। तो कुछ घंटे बीते हैं, मोदी ने चुनावी हुंकार भर के साफ कर दिया कि बीजेपी अब की बार किस अंदाज में वार करेगी। तो 2023 के पहले 2024 की रणनीति का ऐलान करते समय मोदी ने कई ऐसे मुद्दों का हिंट दिया जिनमें 23 में परेशानी कांग्रेस को भी हो सकती है। तो कांग्रेस ने भी दिल्ली में मीटिंग करके क्या इसका तोड़ ढूंढ लिया। डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि किसी भी दल के लिए चुनाव से पहले बेहतर तालमेल का बन जाना बड़ा जरूरी है। आपसी गुटों का एक होना बड़ा जरूरी, और ये कांग्रेस की पुरानी दिक्कत रही है। इसलिए इस तरह की मीटिंग होते रहना चाहिए। 2023 के चुनाव को अब 6 महीने से कम वक्त बचा है, लिहाजा कांग्रेस आलाकमान ने सबसे पहले जमीनी स्तर की रिपोर्ट चाहिए है सभी मंत्रियों और प्रदेश सचिवों से। इसी रिपोर्ट के बाद आगे का रुख पार्टी तय कर पाएगी स्थानीय मुद्दों पर और स्थानीय नेताओं पर। दूसरा, कांग्रेस ने अब 2023 के साथ 2024 पर फोकस करना शुरू किया। एक तरफ विपक्ष की एकजुटता पर फैसला, दूसरी तरफ प्रदेश इकाइयों को साधना। आपको याद होगा कि यहाँ 11 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए अभी से काम न किया तो हाल पिछली बार जैसा हो सकता है, क्योंकि 18 में 68 सीटें लाने के बाद भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। जाहिर है कि अब की बार कांग्रेस लोकसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा कांग्रेस की मजबूत सरकार के तौर पर, यहाँ के मॉडल के तौर पर उभारने वाला एक दल रहा है। ऐसे में अगर लोकसभा में पार्टी मजबूत ना दिखी तो फिर जाहिर तौर पर यहाँ की इकाई के ऊपर सवाल उठेंगे, मुख्यमंत्री पर सवाल उठेंगे। जिस अंदाज में मोदी, शाह और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दौरे हो रहे हैं, इवेंट बढ़ रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए भी फॉरेन एक्शन जरूरी है। किस राष्ट्रीय मुद्दे का जवाब किस स्थानीय मुद्दे पर देना है, इस पर सहमति और साथ दोनों आवश्यक है। और इसी को लेकर ये मीटिंग बहुत अच्छे वक्त पर की गई है, जरूरी है और शायद लगातार होनी चाहिए। अब आते हैं एक बड़ी योजना पर। मध्य प्रदेश में अब 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। ये इश्तिहार नहीं है, बल्कि चुनावी साल में लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को साधने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। पहले रिपोर्ट, फिर करेंगे डिकोड। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में तमाम फैसलों के बीच एक निर्णय ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अब एमपी सरकार महज 5 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिलाने जा रही है। मध्य प्रदेश में पंडित दीनदयाल रसोई योजना के तहत मिलने वाली खाने की थाली अब 5 रुपए में मिलेगी। अभी तक ये थाली 10 रुपए में मिला करती थी। पहले कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि इस थाली का नाम मामा की थाली रख दिया जाए। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खारिज कर दिया। गृह मंत्री ने बताया कि पंडित दीनदयाल रसोई योजना को नगर निगम के साथ नगर पालिकाओं के साथ भी जोड़ा जाएगा। दीनदयाल रसोई ही रहेगी, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रस्ताव था, लेकिन परिवर्तन का कोई सवाल नहीं। राजनीति में सस्ती थाली वाली योजना कोई नई नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति और आम लोगों में आज जयललिता की जो छवि है, उसमें अम्मा कैंटीन का कितना बड़ा रोल है, ये किसी से छिपा नहीं। इसके बाद कई सरकारों ने ये फॉर्मूला फॉलो किया और अपने अपने राज्यों में इसे लागू किया।
और चलिए अब जरा थाली वाली जो पॉलिटिक्स है इसको भी डिकोड कर लेते हैं। थाली पॉलिसी जो है क्या पॉलिटिकल कामयाबी दिला सकती है, इसको डिकोड कर लेते हैं। पहली बात यह कि समय पर किसी भी व्यक्ति को ताज़ा और गर्म भोजन अगर मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है, दुआएं मिलती हैं। और ये फॉर्मूला तो हम कहेंगे आज के दौर का नहीं, हर युग में काम करता आया। आज के दौर में भी ये काफ़ी कामयाब रहा है पॉलिटिकल सेक्टर में। सस्ती थाली वाली योजना जिन भी सरकारों ने लागू की, उन सरकारों को राज्यों में एक नई और बड़ी मजबूत पहचान मिली। चाहे वो अम्मा कैंटीन हो, या महाराष्ट्र में शिव भोजन, या राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई, या पंजाब की साड़ी रसोई, छत्तीसगढ़ सरकार का दाल भात केंद्र, ये भी आपको याद है। हर तरह से सरकार इसमें सस्ता भोजन उपलब्ध करा के जनता तक सीधे मदद पहुंचाती है और ये चुनाव में उनको मदद करता है। योजना का लाभ लेने वाले सीधे तौर पर निम्न या निम्न मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जिनका वोट के तौर पर अगर किसी भी दल को साथ मिल जाए तो सत्ता पक्ष में आना तय होता है। एक और बात, ज्यादातर राज्यों में बीपीएल परिवारों की संख्या उसके हिसाब से कई योजनाएं बनती हैं, तो फिर ज्यादातर लाभार्थी जो इसी वर्ग से आते हैं उनको अगर इस योजना का लाभ मिले तो फिर पॉपुलैरिटी भी मिलती है, और पॉपुलैरिटी हुई तो पॉलिटिकल लाभ भी मिलता है। तीसरी और आखिरी बात, कम कीमत या फ्री में चलने वाली कोई भी योजना अक्सर सुर्खियां बनाती है, उनकी माउथ पब्लिसिटी भी कमाल की होती है, और ऐसा अब की बार भी काम करेगा होगा, इस बात में कोई शंका नजर नहीं आती। पर क्या केवल इसके सहारे जीत होगी? ये एक बात की बात है, हर फैक्टर को परखा जाता है चुनाव के बाद भी। यूसीसी पर इन दिनों सियासी संग्राम सारे देश में छिड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के हक में बताया और इसे एक नया कदम बताया कि इससे एक नए युग की शुरुआत होगी और ये देश की जरूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हालांकि इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, एक नया मुद्दा छेड़ा। भोपाल में यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के सामने आने के बाद दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 3 घंटे तक चली मीटिंग में बोर्ड ने यूसीसी के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला किया। बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने बताया कि उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें शरीयत कानून का जिक्र है, उसे जल्दी लॉ कमीशन को भेजा जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि हर बार चुनाव आने से पहले राजनेता यूसीसी का मुद्दा उठाते हैं। 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर इसे जिंदा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के यूसीसी के बयान के बाद कांग्रेस, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इस मुद्दे को बाकी के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला और चुनावी बताया। यूसीसी लागू करने का विपक्ष और मुस्लिम संगठन जिस तरह से विरोध कर रहा है, उससे स्थिति क्या बनेगी और आने वाले वक्त में लाभ उससे किसको होगा, जरा इसको भी आज डिकोड कर लें। मुस्लिम संगठन इसको लेकर संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दे रहा है, उसको आधार बना रहा है, और यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। विविधताओं से भरी भारतीय संस्कृति अलग अलग जगहों पर कई परस्पर विरोधी रीति रिवाज के लिए भी प्रचलित है। ऐसे में सब पर एक तरह का कानून लेकर आना क्या संविधान की इस भावना या अधिकार से खिलवाड़ नहीं है? ये तर्क दिया जा रहा है। इस तर्क के साथ इसी संविधान के अनुच्छेद 44 पर भी गौर बेहद आवश्यक है, जिसमें यूसीसी का जिक्र उसी संविधान में मिलता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसके मुताबिक राज्य इन बिंदुओं पर कानून बनाने की दिशा में काम करता है जिसके तहत सभी लोगों की सलाह से आम सहमति बन जाए, जबकि मुस्लिम इसे अपने धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर देखते और परिभाषित करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड को असंवैधानिक करार देता है, अल्पसंख्यक विरोधी बताता रहा है, यही वो अब भी कर रहा है। ये बोर्ड दलील देता है कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीने की अनुमति देता है, तो फिर इस तरह के कानून की क्या आवश्यकता है। इसी अधिकार की वजह से अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों को अपनी संस्कृति का पालन करने की आजादी मिली है, ये तर्क भी दिया, और इसमें कांग्रेस का भी साथ दिखता है। यूसीसी से उनकी परंपरा को चोट पहुंचेगी, ये पूरा प्रयास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी है, और इसी बात को कुछ हद तक आगे बढ़ाती हुई कांग्रेस भी देखती है। अब इस पूरे मसले पर जनता का साथ किस तरफ है, क्योंकि इस पर सारे देश में सलाह ली जा रही है, ये भी सबको पता है, और जो विधि आयोग है इस पर सारे देश को आमंत्रित कर चुका है।
अब आते हैं एक और सलाह पर जिस पर बवाल मच गया। मध्य प्रदेश में बकरीद पर वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस मुसलमानों की संस्कृति में से दखल बताती है। वहीं एक चिट्ठी जो दिग्विजय सिंह को लिखी AIMM ने, यह भी एक ट्विस्ट लेकर आई। क्या हुआ है देखें जरा। MP में बकरीद मनाने को लेकर वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी विवादों में घिर गई। दरअसल एडवाइजरी में वक्फ बोर्ड ने कुर्बानी का वीडियो और फोटो वायरल न करने, नमाज ईदगाह में मस्जिद परिसर में ही पढ़ने, सड़कों पर नमाज पढ़ने से बचने और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने को कहा है। लेकिन इस पर कांग्रेस ने इसे मुसलमानों की संस्कृति में दखल बताया। अब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को प्रॉब्लम है, वो उसी समाज से आते हैं, समुदाय से आते हैं, तो मुझे लगता है ये इस देश की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करना चाहते हैं। इसमें ट्विस्ट तब आया जब AIMIM ने दिग्विजय सिंह को चिट्ठी लिखकर PCC दफ्तर में बकरीद की नमाज अदा करने और कुर्बानी की इजाजत मांगी। AIMIM की दलील है कि जब PCC दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है तो मुसलमानों के लिए नमाज क्यों नहीं हो सकती। AIMIM के इस दाव से कांग्रेस चित हो गई है और इसके पीछे BJP को जिम्मेदार बता रही है। माननीय दिग्विजय सिंह जी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, अगर PCC में वो हमको इजाज़त देते हैं तो हम जाकर वहां पर कुर्बानी और विशेष नमाज अदा करेंगे। वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने मुस्लिमों का वकील बनने की कोशिश तो की, लेकिन AIMIM की चिट्ठी ने उसे पसोपेश में डाल दिया। वहीं BJP बाहर से मजे ले रही है। वैसे इस तरह की पॉलिटिकल गिमिक होना, इस तरह के पॉलिटिकल गेम का होना कोई नई बात नहीं, लेकिन चुनावी वर्ष में ये सब कुछ हो रहा है तो किस पर असर डालेगा इसको भी डिकोड करना जरूरी है। आइए डिकोड करते हैं। अल्पसंख्यकों को साधने में जुटी कांग्रेस पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्ष कहकर लगातार वोट भी लेती रही और इसी नाते आगे बढ़ने का दावा करती है। बिना किसी राग द्वेष के लोगों का साथ देंगे, उनके हक में आवाज उठाएंगे, ये दावा कांग्रेस का रहा है। इसी के तहत इस मामले में उसने मुस्लिम वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी का विरोध किया। कांग्रेस को लगा कि बकरीद के दौरान ऐसा करके वो अल्पसंख्यकों को साधेंगे, अपने पक्ष में लाएंगे। AIMIM का मास्टर स्ट्रोक इस पूरे मामले में सामने आना कांग्रेस के लिए झटके से कम नहीं। उनके इस प्लान पर पलीता लगाया है AIMIM ने। कांग्रेस से पार्टी दफ्तर के भीतर बकरीद की नमाज अदा करने और कुर्बानी की इजाजत मांगी। जाहिर है ये किसी भी दल के लिए कतई मुमकिन नहीं दिखता। पार्टी जानती है कि ऐसा खतरा कांग्रेस कभी मोल नहीं लेगी और इसी बात का प्रचार AIMIM करना शुरू भी कर दिया। कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी सीधे तौर पर है। हिंदू वोटर्स को साधने में जुटी कांग्रेस के लिए राजनीतिक मझधार में फंसाने की कोशिश भी दिखती, क्योंकि जितना वो मुस्लिम परस्त या उनके पक्ष में नजर आएंगे, हिंदू वोटर्स उतना ही छिटकेंगे और उनको पास लाने के लिए कांग्रेस क्या क्या नहीं कर रही ये किसी से छिपा नहीं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए इस पूरे मामले पर कुछ भी कहना जाहिर तौर पर बड़ा कठिनाइयां ला सकता है और अब इस चिट्ठी ने ऐसा ही किया। हिंदू वोटर्स उससे छिटके ही हैं, साथ ही मुस्लिम वर्ग वो भी इससे अगर दूर चला गया तो एक बड़ा नुकसान पार्टी को झेलना पड़ सकता है। एक बड़ी अहम बात है और बहुत पुरानी बात है कि आप सबको साध नहीं सकते, आप सबको खुश नहीं रख सकते। ऐसे मामले में हर किसी को अपना एक पक्ष चुनना पड़ेगा और ये दौर बहुसंख्यक वर्ग की राजनीति वाला दिखता है। ऐसे में हर एक कदम जाहिर तौर पर पार्टियों और उनके नतीजों पर असर डालेगा। अगली खबर कर्नाटक से। कांग्रेस के लिए लेकिन ये अच्छी खबर नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार में आसीन हुई कांग्रेस पार्टी, जिसको वो अपनी सबसे बड़ी जीत मानती है, उसके दो दिग्गज नेता, दो पिलर, उनकी अनबन अब सामने आने लगी है, जैसा दावा बीजेपी ने तब किया था। डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया पर कुछ ऐसा कमेंट किया है जिसमें कांग्रेस में असहज होने की स्थिति है और कलह सामने आ सकती है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म हुए। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, लेकिन सीएम के नाम को लेकर DK शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच कितनी जोर आजमाइश हुई वो सबने देखी। हालांकि सिद्धारमैया को सीएम बना तो दिया गया, लेकिन अब पहली बार है कि दोनों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। दरअसल कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने कहा कि जब सिद्धारमैया पिछली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने डर के चलते एक प्रोजेक्ट को रोक दिया था, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री होते तो उसे पूरा जरूर करते। कांग्रेस में ओल्ड वर्सेस यंग की लड़ाई नई नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया की सियासी जंग का नतीजा क्या हुआ ये सबको पता है। राजस्थान में रह रहकर गहलोत और पायलट की अदावत सुर्खियों में रहती है और अब कर्नाटक का मसला सामने। समय रहते अगर कर्नाटक में कांग्रेस ने इस कलह को खत्म न किया
तो फिर इसका नुकसान उसे 2024 लोकसभा की 28 सीटों पर उठाना पड़ सकता है। तो दरअसल संघर्ष है किस बात का? दरअसल है अनबन किस बात की? क्या वही बात है जिस पर बीजेपी सबसे ज्यादा प्रहार करती रही है हर उस प्रदेश में जहां कांग्रेस सरकार बनाती है? चलिए इसको डिकोड करते हैं। दरअसल यंग वर्सेस ओल्ड वाली जंग कई सारे स्टेट्स में कांग्रेस की जहां सरकारें वहां दिखी है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और अब कर्नाटक। यहां कांग्रेस में यंग वर्सेस ओल्ड फैक्टर साफ तौर पर दिख रहा है। कर्नाटक में जब से डीके शिव कुमार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी। टिकट के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक तस्वीर धुंधली, कंफ्यूजन वाली और एक डिबेट की स्थिति पार्टी के अंदर दिखी कि पावर सेंटर कहां होगा। लेकिन आला कमान ने स्थिति से बचते बचाते दोनों को किसी तरह एकजुट किया, सरकार में वापसी की, सरकार बना ली। लेकिन अब ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ेगा ये दरारें खुलकर नहीं दिखेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सीएम बनने की चाहत अधूरी रही तो जाहिर तौर पर अब एक दूसरे की खामियां निकाली जाती। चुनाव जीतने के बाद सबको लगा कि डीके ही सीएम बन जाएंगे, लेकिन सिद्धार्थ मियां ने अपने अनुभव, स्थानीय समीकरण और कुछ इमोशनल जो तर्क थे उनके आधार पर मुख्यमंत्री पद पा लिया। लेकिन डीके रह रहकर आगे आना चाहते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। दूसरे राज्यों से सबक ले कांग्रेस पार्टी तो मध्य प्रदेश की कला का नतीजा कांग्रेस ने भी देखा और सारे देश ने भी देखा है। यहाँ पर भी सिंधिया जैसा नेता पार्टी खो चुकी है। यही हाल राजस्थान का भी दिखता है। यहाँ पर सचिन पायलट बेहद युवा ऊर्जावान नेता है, पार्टी को काफ़ी दूर तक और आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत के साथ में उनकी सियासी अदावत खुलकर सबके सामने। पायलट ने कांग्रेस छोड़ने की खबरें बार बार जिस तरह आई उनका खंडन तो किया, लेकिन कब तक ये खंडन होगा और खंडित पार्टी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। 2023 के बाद 2024 में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। कुल जमा बात ये कि हर बार दो पीढ़ियों के बीच में, ओल्ड वर्सेस न्यू के बीच में ये जंग कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। होती है लेकिन इसका कोई सलूशन, इसका कोई स्मूथ फॉर्मूला होना चाहिए जो फिलहाल मिसिंग है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी की हर नई तस्वीर एक विमर्श को जन्म दे देती है। कभी वो किसान के साथ दिखते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ, और अब जो तस्वीर सामने आई इसमें वो गैराज पहुंच गए और मोटरसाइकिल रिपेयर करते देखें जरा। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक राहुल गांधी की हर नई तस्वीर सुर्खियों में होती है। चाहे वो 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो या फिर केरल में नाव चलाना, या बच्चों के साथ पुशअप्स लगाना, माथे पर चंदन के साथ महाकाल के दर्शन हो, या फिर ट्रक ड्राइवर के साथ सड़क का सफर। कभी वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी और एसएससी परीक्षाओं की तैयारी करते बच्चों के साथ दिखते हैं, तो कभी चांदनी चौक पर मोहब्बत का शरबत पीते देखे गए। अब इन सारी तस्वीरों में एक और इमेज जुड़ गई। इसमें राहुल गांधी बाइक रिपेयर करना सीखते नजर आए हैं। वो दिल्ली के गैराज में काम करते दिखे और ऑटो पार्ट फिट करते अपनी तस्वीर भी पोस्ट की। इसके पहले कर्नाटक चुनाव में एक डिलीवरी बॉय के पीछे बैठे राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। तो साफ साफ दिख रहा है साहब की इमेज बदलने को लेकर क्या ऐसा किया जा रहा है। तो चलिए इन इमेजेस से बनती इमेज को डिकोड कर लें। पहली बात यह कि आज की राजनीति परसेप्शन वाली, धारणा वाली राजनीति है। 2014 के आम चुनाव के वक्त से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की छवि एक नॉन सीरियस इमेच्योर पॉलिटिशियन की बनी या बनाई गई, कुछ भी कह लें। इसका नुकसान 2014 के साथ 2019 तक कांग्रेस ने झेला है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की इमेज को रीमेक करने पर काम शुरू कर दिया। पहले भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक जमीन से जुड़े सारे देश के मेहनतकश सीरियस नेता का संदेश राहुल ने जन जन तक पहुंचाया। फिर जननेता वाली छवि को और बल मिले, इसके लिए मीटिंग रूम पॉलिटिशियन की छवि को ब्रेक करना जरूरी था, जिस पर काम शुरू हो गया। बीजेपी और पीएम मोदी के शहजादे वाले आरोप को कांग्रेस ने जमकर काउंटर किया और इसीलिए देर सवेर राहुल गांधी कभी मैकेनिक, कभी ट्रक ड्राइवर, कभी डिलीवरी बॉय, अलग अलग जनता के बीच रहकर अपनी पुरानी छवि को खुद तोड़ते नजर आते हैं, ताकि वे कॉमन मैन और उनकी समस्याओं को समझने वाले
बन पाए, कम से कम ऐसा दिख पाए। हालांकि इन सब के बीच में बहुत से लोगों का यह भी मानना रहा है कि क्या ऐसा करने से एक संजीदा नेता की छवि बन पाएगी? क्या देश को उनसे यही चाहिए? क्या ये बात कांग्रेस और वे स्वयं समझ पाए हैं? ये भी एक सवाल है। एक और सवाल था जो पिछले दिनों एक फिल्म से उठा और अब इस पर तल्ख टिप्पणियां बहुत हद तक स्थिति साफ कर रही हैं। आदि पुरुष फिल्म की बात करें जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को फिल्म आदि पुरुष के आपत्तिजनक डायलॉग्स के मामले में लगातार तीसरे दिन सुनवाई की। कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस रामायण के किरदारों को घर घर में पूजा जाता हो उन्हें एक मजाक की तरह दिखा दिया गया। कोर्ट ने हैरानी जताई कि ऐसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया, ये अपने आप में एक ब्लंडर है। कोर्ट ने आगे कहा कि आप कुरान पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर देखिए जिसमें इस तरह का कोई प्रयोग हो, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। वैसे कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को आगे कहा कि कुरान, बाइबल किसी ऐसे विषय को नहीं छूना चाहिए जो लोगों की आस्था से जुड़ा हो। किसी भी धर्म के बारे में कोई भी गलत तरह की बात को न दिखाया जाए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने फिल्म के विवादित डायलॉग्स को हटाने की मांग के साथ साथ फिल्म को बैन करने की मांग की थी। इस याचिका के बाद फिल्म को उन 5 सदस्यों की टीम ने देखा था जिसे भारत सरकार ने नामित किया था। उसने बार बार ये दावा किया था कि हमने रामायण नहीं बल्कि रामायण से प्रेरित फिल्म बनाई। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि साहब सारे कैरेक्टर वही, सारा माहौल वही, क्या दर्शकों को, जनता को, लोगों को बेवकूफ समझते हैं? इन टिप्पणियों से संभवतः अब फिल्म मेकर्स को समझ आया होगा या शायद और आगे रिएक्शन से आएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।